नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि 19 नवंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आएंगे झुंझुनू के खेतड़ी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रहेंगे उनके साथ। विवेकानंद संदेश यात्रा राजस्थान को दिखाएंगे हरी झंडी। यात्रा संयोजक डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा ने अजीत विवेक संग्रहालय में खेतड़ी कार्य समिति की बैठक ली। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हो रहा है कार्यक्रम का आयोजन। विवेकानंद केंद्र स्थापना की स्वर्ण जयंती आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहा है यह आयोजन। बैठक में ओम प्रकाश गुप्ता, अशोक सिंह शेखावत, डॉक्टर कृष्ण मुरारी मोदी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये बड़ा और भव्य आयोजन और उपराष्ट्रपति खुद इस आयोजन में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। 19 नवंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू के खेतड़ी आएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी साथ मौजूद रहेंगे। विवेकानंद संदेश यात्रा राजस्थान को हरी झंडी दिखाई जाएगी। यात्रा संयोजक डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा ने अजीत विवेक संग्रहालय में खेतड़ी कार्य समिति की बैठक ली। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। विवेकानंद केंद्र स्थापना की स्वर्ण जयंती आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह आयोजन हो रहा है। बैठक में ओम प्रकाश गुप्ता, अशोक सिंह शेखावत, डॉक्टर कृष्ण मुरारी मोदी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गुड गवर्नेंस की नीति की। तो बजट घोषणा की क्रियान्विति पर गहलोत सरकार का पूरा फोकस है। विभिन्न बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर स्वीकृति दी गई है। विभिन्न जिलों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्धता की सुनिश्चितता की गई है। तो वहीं प्रदेश में जल का अपव्यय रोकने से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो वहीं भूजल पुनः भरण से अधिकतम क्षेत्र को बनाया जा सकेगा कृषि उपयोगी। राज्य में भूजल पुनः भरण के लिए बांसवाड़ा में अनास नदी, दौसा में मोरेल नदी पर एनीकट के निर्माण, बूंदी जिले में मेज नदी पर बने डबलाना एनीकट के जीर्णोद्धार को मंजूरी। सरकार ने इसके लिए 68 करोड़ 78 लाख रुपए वित्तीय स्वीकृति दी है। साथ ही प्रतापगढ़ में करमोही नदी पर ढोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना, डूंगरपुर में सोम नदी पर भबराना ग्राम सिंचाई परियोजना, डूंगरपुर में सोम नदी पर वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना को वित्तीय मंजूरी सरकार ने दी है। इसके लिए तो वहीं 101 करोड़ 12 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि बजट में जो घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी उनको धरातल पर उतारने की कोशिश और कवायद लगातार जारी है और यही वजह कि गुड गवर्नेंस की नीति राजस्थान में नजर आ रही है। बजट घोषणा की क्रियान्विति पर गहलोत सरकार का पूरा फोकस है। विभिन्न बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर स्वीकृति दी है। विभिन्न जिलों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्धता की सुनिश्चित की गई है कि पानी उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है सिंचाई के लिए, ये सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश में जल का अपव्यय रुकने से सिंचित क्षेत्र में होगी वृद्धि। अगर पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे तो ऐसे में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होगी, सिंचाई के लिए बेहतर पानी मिल पाएगा। तो वहीं भूजल पुनः भरण से अधिकतम क्षेत्र को बनाया जा सकेगा कृषि उपयोगी। राज्य में भूजल पुनः भरण के लिए बांसवाड़ा में अनास नदी, दौसा में मोरेल नदी पर एनीकट के निर्माण, बूंदी जिले में मेज नदी पर बने डबलाना एनीकट के जीर्णोद्धार को मंजूरी। सरकार ने इसके लिए 68 करोड़ 78 लाख रुपए की दी है वित्तीय स्वीकृति। साथ ही प्रतापगढ़ में करमोही नदी पर ढोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना, डूंगरपुर में सोम नदी पर भबराना ग्राम सिंचाई परियोजना, डूंगरपुर में सोम नदी पर वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना को वित्तीय मंजूरी दी गई है। तो वहीं सरकार ने इसके लिए 101 करोड़ 12 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान किया है। एक दिवसीय जयपुर दौरे पर है बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। बूथ कार्यशाला पर बोले अरुण सिंह, कहा बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है। हमने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक बुलाई। पूरी मजबूती के साथ राजस्थान की जनता के मुद्दों को हम उठाने वाले हैं। जनता के मुद्दों के साथ आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के पक्ष में जीत की लहर चल रही है। हर बूथ पर बीजेपी जीतने का मार्ग प्रशस्त करेगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए वोटर्स से संपर्क साधा जाएगा। बीजेपी की गुजरात और हिमाचल में प्रचंड जीत होगी। तो एक और तो गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर अरुण सिंह के द्वारा यह अहम दावा किया गया है कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है। हर एक बूथ को मजबूत किया जा रहा है। एक दिवसीय जयपुर दौरे की बात हम कर रहे हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के। तो बूथ कार्यशाला पर उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है। हमने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक बुलाई। पूरी मजबूती के साथ राजस्थान की जनता के मुद्दों को हम उठाने वाले हैं। जनता के मुद्दों के साथ आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के पक्ष में जीत की लहर चल रही है। हर बूथ पर बीजेपी जीतने का मार्ग प्रशस्त करेगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए वोटर्स से संपर्क साधा जाएगा। तो वहीं प्रदेश के जिला अस्पतालों की सूरत बदलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अलर्ट मोड पर है चिकित्सा विभाग। निदेशक जन स्वास्थ्य
डॉक्टर KL मीणा ने पत्र लिखा है। सभी प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को लिखा गया है ये पत्र। जिला अस्पताल के भवनों की मेंटेनेंस के लिए प्राथमिकताएं तय की है। प्रथम प्राथमिकता में शौचालय, विद्युत कार्य, द्वितीय प्राथमिकता में रंग रोगन, तृतीय प्राथमिकता में OPD में सुधार कार्य और चौथी प्राथमिकता में अन्य टूट फूट तथा प्राथमिकता के आधार पर एस्टिमेट तैयार कर मुख्यालयों को भेजने के निर्देश। PWD अफसरों के साथ समन्वय स्थापित करने, एस्टिमेट तैयार करने के निर्देश। तो तमाम अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं और कोशिश और कवायद यही है कि जितने भी जिला अस्पताल हैं उनकी सूरत को बदला जाए, क्योंकि हम कई जगह देखते हैं कि जहां एक और तो सरकार के द्वारा तमाम कोशिशें की जा रही है कि आम लोगों को बेहतर उपचार मिले, और यही वजह कि निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच राजस्थान में उपलब्ध है। पर वहीं अब कोशिश ये है कि मेंटेनेंस यहाँ पर कराया जाए तमाम अस्पतालों का और उनकी सूरत को बदला जाए, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर अलर्ट मोड पर है अब चिकित्सा विभाग। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर KL मीणा ने पत्र लिखा है। सभी प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को ये पत्र लिखा गया है। जिला अस्पताल के भवनों की मेंटेनेंस के लिए प्राथमिकताएं भी तय की गई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्राथमिकता का डिवीजन यहाँ पर रहेगा। तो प्रथम प्राथमिकता में शौचालय, विद्युत कार्य, द्वितीय प्राथमिकता में रंग रोगन, तो वहीं तृतीय प्राथमिकता में OPD में सुधार कार्य और चौथी प्राथमिकता में अन्य टूट फूट तथा प्राथमिकता के आधार पर एस्टिमेट तैयार कर मुख्यालयों को भेजने के निर्देश दिए गए। तो सूर्य ग्रहण के बाद अब मंगलवार को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। खंडग्रास चंद्र ग्रहण के चलते तड़के ही लग जाएगा सूतक। शाम 5:37 पर ग्रहण लगा चंद्रमा ही आएगा नजर। 42 मिनट तक देखा जा सकेगा खंडग्रास चंद्र ग्रहण। चंद्र राहु का 4 ग्रहों से बनेगा समसप्तक योग। समसप्तक योग से प्राकृतिक प्रकोप के संकेत। चंद्र ग्रहण के चलते अगले सप्ताह बनेंगे बारिश के योग। मौसम बिगड़ने के साथ नवंबर के दूसरे सप्ताह में बढ़ेगी सर्दी। तो नवंबर के दूसरे सप्ताह से सर्दी बढ़ने लगेगी। हालांकि अगर हम बात करें प्रदेश के, तो कई इलाकों में सुबह और शाम के वक्त हल्की सर्दी का एहसास जरूर होता है, पर उतनी तेज सर्दी नहीं है। पर दूसरे सप्ताह के बाद आपको ज्यादा सर्दी महसूस होगी। तो वहीं सूर्य के बाद अब मंगलवार को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। खंडग्रास चंद्र ग्रहण के चलते तड़के ही लग जाएगा सूतक। तो वहीं शाम 5:37 पर ग्रहण लगा चंद्रमा नजर आएगा। 42 मिनट तक देखा जा सकेगा खंडग्रास चंद्र ग्रहण। चंद्र राहु का 4 ग्रहों से बनेगा समसप्तक योग। समसप्तक योग से प्राकृतिक प्रकोप के संकेत हैं। तो वहीं चंद्र ग्रहण के चलते अगले सप्ताह बनेंगे बारिश के योग। मौसम बिगड़ने के साथ नवंबर के दूसरे सप्ताह में सर्दी बढ़ेगी। प्रदेश में लगातार पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन से अलवर के भिवाड़ी में गहरा है सांसों पर संकट। कल भिवाड़ी में 450 तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो वहीं आज भी प्रदेश में सबसे ज्यादा भिवाड़ी में 325 दर्ज हुआ AQI। दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर का दाग झेल रहा है भिवाड़ी, जबकि जयपुर में 150, अजमेर में 116, अलवर में 183 AQI, जोधपुर में 158, कोटा में 127, उदयपुर में 115, पाली में 98 रहा AQI। भिवाड़ी क्षेत्र में 1,25,000 लोग इनहेलर साथ में लेकर घूम रहे हैं। करीब 500 से ज्यादा परिवार चर्म रोग, चकते, खुजली से परेशान है। लगातार जुकाम, खांसी के चलते उन्हें एंटी एलर्जिक टैबलेट्स भी लेने पड़ते हैं। यहाँ तक बुजुर्गों को घरों में रहने तक की हिदायत दी गई है। पॉल्यूशन कंट्रोल के नियमों के प्रति भिवाड़ी प्रशासन लापरवाह भी नजर आ रहा है। जब इतनी ज्यादा इमरजेंसी जैसी हालात बने हुए हैं, जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि प्रशासन लापरवाह है। क्या किसी बड़ी अनहोनी का प्रशासन इंतजार कर रहा है? क्योंकि गंभीर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भिवाड़ी जो दिन ब दिन और भी ज्यादा प्रदूषित होता जा रहा है, लोगों का दम वहां पर घुटने लगा है, पर प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई ऐसी लापरवाही की तस्वीर के इतर कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई जिसके माध्यम से आम लोगों को राहत पहुंचाई जाए। तो कल भिवाड़ी में 450 तक पहुंचा था एयर क्वालिटी इंडेक्स। आज भी प्रदेश में सबसे ज्यादा भिवाड़ी में 325 दर्ज हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर का दाग झेल रहा है भिवाड़ी, जबकि जयपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें तो ये 150 है, अजमेर में 116, अलवर में 183 है, जोधपुर में 158, कोटा में 127, उदयपुर में 115, पाली में 98 रहा AQI। प्रदेश में अब 1765 पदों पर होगी मेडिकल ऑफिसर की भर्ती। चिकित्सा विभाग के प्रस्ताव पर RUHS ने रिवाइज किया है स्केड्यूल। नए पदों को जोड़ते हुए भर्ती पदों की संख्या 840 से बढ़ाकर की है 1765। इसके साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि भी 7 दिन तक बढ़ाई है। पहले 6 नवंबर थी अंतिम तिथि, जिसे अब बढ़ाकर किया गया है 13 नवंबर। अभी तक भर्ती के लिए करीब 7000 से ज्यादा आ चुके हैं ऑनलाइन
आवेदन। तो भर्ती के लिए अभी इतने आवेदन आ चुके हैं, तो वहीं ये बेहतर खबर भी है कि प्रदेश में अब 1765 पदों पर होगी मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती। चिकित्सा विभाग के प्रस्ताव पर आरयूएचएस ने रिवाइज्ड स्केड्यूल जारी किया है। नए पदों को जोड़ते हुए भर्ती पदों की संख्या 840 से बढ़ाकर 1765 की है। इसके साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि भी 7 दिन तक बढ़ाई गई है। पहले 6 नवंबर थी अंतिम तिथि, इसे अब बढ़ाकर किया गया है 13 नवंबर। अभी तक भर्ती के लिए करीब 7000 से ज्यादा आ चुके हैं ऑनलाइन आवेदन। रावत मिष्ठान भंडार संचालकों पर अब लोकायुक्त की सख्ती। रावत होटल एवं मिष्ठान भंडार के अवैध निर्माण से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। भूखंड B456 स्टेशन रोड पर चल रहा रावत मिष्ठान भंडार बिना अनुमति, बिना पार्किंग और बिना नक्शे को पास करवाए तैयार की है ये बिल्डिंग। लोकायुक्त ने समन जारी कर सिविल लाइन जोन उपायुक्त को तलब किया है। 14 नवंबर को जांच रिपोर्ट के साथ किया लोकायुक्त ने तलब। लोकायुक्त ने तलब किया है और ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि रावत मिष्ठान भंडार संचालकों पर अब लोकायुक्त की सख्ती नजर आ रही है। रावत होटल एवं मिष्ठान भंडार के अवैध निर्माण से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। भूखंड B456 स्टेशन रोड पर चल रहा है रावत मिष्ठान भंडार बिना अनुमति, बिना पार्किंग और बिना नक्शे के पास कराए तैयार की ये बिल्डिंग। लोकायुक्त ने समन जारी कर सिविल लाइन जोन उपायुक्त को तलब किया है। तो नाथद्वारा में 9 दिवसीय मुरारी बापू की रामकथा संपन्न हुई है। विश्वास स्वरूपम लोकार्पण समारोह में मुरारी बापू ने की रामकथा। ऐतिहासिक रामकथा में लाखों लोगों ने कथा का श्रवण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, योग गुरु रामदेव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई गणमान्य लोग पहुंचे। लाखों की भीड़ जुटने के बावजूद आयोजकों ने की बेहतरीन व्यवस्था। 20 लाख लोगों ने 9 दिनों में किया कथा का श्रवण। 50,000 से अधिक लोगों के बैठने के लिए बनाया था पंडाल। नाथद्वारा और आस्था क्षेत्र की सभी होटल्स में ठहराए गए श्रद्धालु। 250 से ज्यादा स्विस टेंट में श्रद्धालुओं के लिए की थी रुकने की व्यवस्था। नाथद्वारा नगरपालिका क्षेत्र में की गई थी आकर्षक रोशनी। रामकथा के सफल आयोजन को लेकर तत्पदम उपवन के ट्रस्टी मदन पालीवाल ने सभी को बधाई दी। विश्वास स्वरूपम विश्वार्पण के तहत आयोजित हुआ था 9 दिवसीय ये आयोजन। तो 9 दिवसीय ये आयोजन रहा जिसमें आमो खास हर किसी ने शिरकत की, अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तो वहीं मुरारी बापू के मुख से रामकथा सुनी। तो विश्वास स्वरूपम लोकार्पण समारोह में मुरारी बापू ने ये रामकथा सभी को सुनाई। ऐतिहासिक रामकथा में लाखों लोगों ने कथा का श्रवण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, योग गुरु रामदेव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई गणमान्य लोग पहुंचे। लाखों की भीड़ जुटने के बावजूद आयोजकों ने बेहतरीन व्यवस्थाएं वहां पर कर रखी। प्रदेश में लिंगानुपात को लेकर बड़ी खबर है। कहीं तेजी से घटी नवजात बेटियां तो कहीं बढ़ा है ग्राफ। झुंझुनू, बारां समेत 6 जिलों में तेजी से घटा है लिंगानुपात, जबकि 2016-20 तक झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। लिंगानुपात सुधार में इन जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर मिल चुका है पुरस्कार। झुंझुनू को बतौर उदाहरण राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था पेश, लेकिन पीसीपीएनडीटी के तहत डिकॉय ऑपरेशन में कमी रहा बड़ा कारण। साथ ही पहली संतान बेटा होने पर दूसरी संतान से ही कर रहे परहेज। बांसवाड़ा, सिरोही समेत जिलों में बेटियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बांसवाड़ा में प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले 1005 लड़कियों का जन्म हुआ। आदिवासी इलाकों में बेटियों की संख्या बढ़ने का बड़ा कारण दहेज है। आदिवासी इलाकों में दहेज जैसी प्रथा नहीं है जो शिक्षित समाज से आगे है। दहेज प्रथा जो एक कुप्रथा के तौर पर हमारे समाज में आज भी प्रचलित है। तो ऐसे में बेटियों की संख्या हम देखते हैं कि बेटों की संख्या में कम होती है, पर प्रदेश में अगर हम बात करें तो कहीं तेजी से घटी है नवजात बेटियां तो कहीं ग्राफ बढ़ा भी है। झुंझुनू, बारां समेत 6 जिलों में तेजी से घटा है लिंगानुपात, जबकि 2016 से 20 तक झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। लिंगानुपात सुधार में इन जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिल चुका है। झुंझुनू को बतौर उदाहरण राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया गया था, लेकिन पीसीपीएनडीटी के तहत डिकॉय ऑपरेशन में कमी रहा बड़ा कारण। साथ ही पहली संतान बेटा होने पर दूसरी संतान से ही लोग परहेज कर रहे हैं। तो वहीं बांसवाड़ा, सिरोही समेत जिलों में बेटियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बांसवाड़ा में प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले 1005 लड़कियों का जन्म हुआ है। आदिवासी इलाकों में बेटियों की संख्या बढ़ने का बड़ा कारण दहेज है। आदिवासी इलाकों में दहेज जैसी प्रथा नहीं है। चलिए बात करेंगे मौसम की। तो अगले सप्ताह बारिश से सर्दी बढ़ेगी, 3 डिग्री तक गिरेगा रात का पारा। प्रदेश में महीने के अंत तक छाने लगेगा कोहरा। बीते 3 दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अक्टूबर महीने में रात का पारा 10 डिग्री तक पहुंचा था।
बीते दिनों में फिर तापमान करीब 15 डिग्री दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते अगले सप्ताह प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं। तो आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा तो वो जरा आपको समझाते हैं। तो अगले सप्ताह बारिश से सर्दी बढ़ेगी, तो वहीं 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट होगी। रात के वक्त ये गिरावट होगी। प्रदेश में महीने के अंत तक छाने लगेगा कोहरा। बीते 3 दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव का दौर हालांकि जारी है। अक्टूबर महीने में रात का पारा 10 डिग्री तक पहुंचा था। बीते दिनों में फिर तापमान करीब 15 डिग्री दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते अगले सप्ताह प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं। अब बात करेंगे अतीत की यादों में खोती सिंगल स्क्रीन। मल्टीप्लेक्स और ओटीटी ने बंद किए हैं सिंगल थिएटर। 20 साल में 20 से घटकर रह गए 5 सिंगल स्क्रीन थिएटर। कोरोना ने भी तोड़ी इन थिएटर्स की कमर। राजधानी का सिर्फ राजमंदिर सिनेमाघर रहता है दर्शकों से आबाद। ये सिनेमाघर अपनी आर्टिस्टिक ब्यूटी के लिए बन गया है टूरिस्ट स्पॉट। बढ़ती तकनीक से बंद होती गई सिंगल स्क्रीन। मल्टीप्लेक्स की संख्या बढ़ रही है लगातार। वर्तमान में जयपुर में राजमंदिर, कोहिनूर, लक्ष्मी मंदिर, जैम और पारस सिनेमा ही चल रहे हैं सिंगल स्क्रीन थिएटर। तो ये कुछ ही सिनेमाघर हैं जो सिंगल स्क्रीन थिएटर जहां पर हैं, जो अभी भी चल रहे हैं। कई बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। तो अतीत की यादों में सिंगल स्क्रीन खोती जा रही है। मल्टीप्लेक्स और ओटीटी ने सिंगल थिएटर्स को बंद कर दिया। 20 साल में 20 से घटकर रह गए हैं 5 सिंगल स्क्रीन थिएटर। कोरोना ने भी थिएटर्स की कमर तोड़ी। राजधानी का सिर्फ राजमंदिर सिनेमाघर दर्शकों से आबाद रहता है। ये सिनेमाघर अपनी आर्टिस्टिक ब्यूटी के लिए टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। बढ़ती तकनीक से बंद होती गई सिंगल स्क्रीन। मल्टीप्लेक्स की संख्या बढ़ रही है लगातार। तो वहीं वर्तमान में जयपुर में राजमंदिर, कोहिनूर, लक्ष्मी मंदिर, जैम और पारस सिनेमा ही चल रहे हैं सिंगल स्क्रीन थिएटर। अब बात करेंगे मेलबर्न में जारी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 की। तो भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रन से हराया है। भारत ने जिम्बाब्वे को दिया था 187 रन का टारगेट। लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की पारी 115 रन पर ढेर हुई। भारत की ओर से अश्विन ने 22 रन देकर लिए सर्वाधिक 3 विकेट। मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या के लिए 2-2 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बनाए 186 रन। मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों में ठोके 61 रन। केएल राहुल ने 35 गेंदों में 51 रन की पारी खेली। तो भारत का अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा मुकाबला। 10 नवंबर को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा ये सेमीफाइनल। तो भारत की सेमीफाइनल में एंट्री हो गई है और जिस एंट्री का इंतजार किया जा रहा था तो वो एंट्री हुई है। तो जीत वाली एंट्री। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।